था, लेकिन बढ़ा कितना, 1951 में 42 लाख बढ़ गया, 61 में 78 लाख, 71 में 108 लाख। अब आपको ये अंकों से ज़्यादा समझ में आएगा, ये प्रतिशत वृद्धि दर ज़्यादा समझ में आता है। सापेक्ष और प्रतिशत वृद्धि दर से ही समझ में आता है कि देश की जनसंख्या कैसे कैसे बढ़ रही है। देखिए 1951 में 1.25% 1.25% बढ़ी, 1961 में 1.96 और ज़्यादा बढ़ी प्रतिशत में, 1971 में 2.20 और बढ़ा, और 1981 में 2.22 और अधिक प्रतिशत में बढ़ा। लेकिन थोड़ा जागरूकता 1991 में आया और 2.14% बढ़ा, और 2001 में 1.93 और 2011 की जनसंख्या के अनुसार 1.19, यानी थोड़ा प्रतिशत में घट रहा। लेकिन चूँकि हमारी आबादी बेतहाशा है, इसलिए अगर 1% भी आबादी बढ़ जाता है, अगर जो सोचिए 1 अरब आबादी है, 1% भी बढ़ गया तो सीधे 1 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं। सारणी 6.1 चित्र 6.2 दर्शाता है कि 1991 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या में तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है। देखिए 81 तक आपका बढ़ता हुआ दिखाया 2.2 तक, लेकिन यहाँ से थोड़ा घटा प्रतिशत में। और 1951 में 361 लाख से 2001 में 1028 लाख हो गई। ये सबसे भयंकर वृद्धि दर था। सन 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई। फिर भी केवल 2001 में कुल जनसंख्या में 182 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी दशकीय वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। 2001 में जो वृद्धि हुआ इससे पहले कभी नहीं हुआ था। 2001 में देखिए 1991 में इतना था 163, 2001 में 182 लाख का वृद्धि हुआ, 182 लाख। अब आइए यहाँ इसको 6.2 को चित्र को समझते हैं। यहाँ देखिए इधर दिखाया है वार्षिक वृद्धि दर प्रतिशत में, और नीचे वर्ष दिया है, और यहाँ जो है जनसंख्या लाख में दिया है। इसको हम चलिए करोड़ में मान लेते हैं, और ज़ीरो लगा के करोड़ में मान लेते हैं। तो देखिए 1951 में ये लंबा पिलर यहाँ तक आया, यानी कि 4 पे 0, 40 करोड़ करीब जनसंख्या था 1951 में। 1961 में जा कर के यहाँ तक आया तो ये लगभग 50 करोड़ हो गया। और ये 1971 में और बढ़ा, लगभग 60 करोड़ हो गया। 1981 में जा कर के 70 करोड़, 1991 में जा कर के 80 करोड़, 2001 में जा कर के लगभग 1 अरब यानी 100 करोड़ हो गया। लेकिन ये प्रतिशत वृद्धि दर दिखा रहा, वार्षिक वृद्धि दर, यानी कितना हर वर्ष से कितना प्रतिशत वृद्धि कर रहा है जनसंख्या। तो आप देखिएगा यहाँ 1951 में वृद्धि दर जो था 1961 में उससे अधिक हो गया, और 1961 से भी थोड़ा अधिक 1971 वृद्धि दर हो गया और ऊंचा चला गया, और 1971 से लगभग बराबर 1981 तक वृद्धि दर रहा, और 1981 से 1991 में हल्का सा गिरावट आया, और 1991 से 2001 में और ज़्यादा गिरावट आया, 2001 से 2011 में और भी अधिक थोड़ा गिरावट यहाँ आता है। तो प्रतिशत में तो गिरावट आ रहा, लेकिन चूँकि जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण फिर भी जनसंख्या के अंकों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रहा। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। अब आप थोड़ा इसमें देखिए, ये एक चार्ट है 1901 से 1910 तक जो है अच्छा, इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। विशाल आकार की जनसंख्या में कम वार्षिक वृद्धि दर सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक कर देती है।
जब 10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर से भी वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि दर 155 लाख है, यानी हर साल हमारी जनसंख्या में 155 लाख लोग जुड़ जाते हैं, जो कि संसाधनों एवं पर्यावरणीय संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। यानी कि अब 155 लाख हर साल जुड़ जाएगा तो उसको चापाकल से पानी चाहिए, नदी में वो भी नहाएगा जाके, चावल गेहूं वो भी खाएगा और कोयला वो भी जलाएगा। तो इस सब पे पर्यावरण संसाधन पे जोर पड़ता है, पर्यावरण के लिए पेड़ भी कटेगा, घर भी मकान भी बनेगा। तो वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। हाँ, वृद्धि दर जो घट रहा है भारत का, वो जो है जन्म दर में जो जागरूकता फैलाया गया कम बच्चे रखने का, उसका सफलता का एक नतीजा है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ता हुआ विश्व का नंबर 1 आबादी वाला देश बन जाएगा। 2045 तक ऐसा अनुमान है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख कारण हैं। 3 कारणों से जनसंख्या बढ़ता है। पहला, जन्म दर। जन्म दर अगर अधिक रहेगा, ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा। दूसरा है मृत्यु दर। अगर कम लोग मरेंगे तो भी जनसंख्या बढ़ेगा। एवं प्रवास भी एक कारण है, यानी प्रवास का मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग चले आते हैं। जैसे बांग्लादेश से लोग भारत में चले आते हैं, म्यांमार से चले आते हैं, या और श्रीलंका से चले आते हैं, या नेपाल से चले आते हैं, तो भी जनसंख्या बढ़ता है। 3 कारण से बढ़ता है: जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की वास्तविक प्राकृतिक वृद्धि है। हाँ, प्राकृतिक वृद्धि किसको कहते हैं? जैसे जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को, जैसे मान लिया कि 1000 बच्चा पैदा हुआ और 500 लोग मरे, तो आबादी कितना बढ़ा? 500 बढ़ा। और यही अगर 1000 लोग पैदा हो गए और 1000 लोग मर भी गए तो हमारा आबादी समझिए कि बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो ये वास्तविक प्राकृतिक वृद्धि इसको कहते हैं, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे हम जन्म दर या बर्थ रेट कहते हैं। जैसे कि मान लिया कोई छोटा सा गांव या टोला है जहां 1000 आदमी रहता है और वहां अगर 50 बच्चा पैदा हुआ, इस एक साल में 50 बच्चे पैदा हुए, तो हम कहेंगे कि फलाना उस जगह के उस गांव का जन्म दर जो है 50 है। क्या कहेंगे? अगर 50 बच्चा हुआ एक साल में तो 50 कहेंगे, 60 हुआ तो 60 कहेंगे। उसी प्रकार एक वर्ष में उस गांव में मान लिया 1000 आबादी है, 1000 में 40 आदमी डेथ कर जाते हैं तो उसे हम मृत्यु दर कहेंगे। तो उस गांव का मृत्यु दर यानी डेथ रेट क्या होगा? 40 होगा। तो जन्म दर और मृत्यु दर को 1000 पर ही निकाला जाता है, यानी 1000 व्यक्ति में कितना व्यक्ति जन्म लिया, और मृत्यु दर को भी 1000 पे निकाला जाता है, यानी 1000 व्यक्ति पर कितना लोग मरे। यह वृद्धि एक प्रमुख जन्म दर वृद्धि का एक प्रमुख जो है भाग है। जितना अधिक जन्म होगा उतना जनसंख्या बढ़ेगी। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का प्रमुख कारण है। मृत्यु दर भी मेडिकल लाइन यानी दवा चिकित्सा की सुविधा बहुत अच्छी हो गई है, दवा बहुत सारा निकल गया, डॉक्टर ढेर सारा हो गए हैं। इसके कारण जो है आजकल और सभी बीमारियों का पर बहुत सारे बीमारी पर जो है विजय प्राप्त कर लिया है इंसान। जैसे टीबी एक समय था जो जानलेवा बीमारी था, अब उससे नहीं मरते हैं। प्लेग है, हैजा है, इस सबसे मर जाते थे। तो इसके कारण मृत्यु दर कम गया, इससे भी जनसंख्या बढ़ा। 1980 तक उच्च जन्म दर में धीमी गति से
एवं मृत्यु दर में तीव्र गति से गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि विस्फोटक हो गई और 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई। 1980 में क्या हुआ, बच्चे पैदा भी अधिक हुए और लोग मरने भी कम लगे, जिससे कि बहुत बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि हुआ। लेकिन 1981 में थोड़ा जागरूकता आने लगा और जो है जन्म दर में गिरावट हुआ और मृत्यु दर में तो गिरावट आ ही रहा था। परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस परिवर्तन का प्रमुख कारण पारिवारिक, राजनीतिक, प्रशासनिक और धार्मिक स्तर पर नियोजित परिवार के प्रति जागरूकता बढ़ा। जैसे पारिवारिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक सब तरफ से मुहिम चलाया गया है कि कम बच्चे पैदा करना है। इसके कारण जो है जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। जनसंख्या वृद्धि दर का तीसरा अंग है प्रवास, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाने को। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक, यानी एक जगह से दूसरे जगह, जैसे उत्तरी बिहार में बाढ़ विस्थापित क्षेत्रों में ये अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य में, या अंतर्राष्ट्रीय, एक देश से दूसरे देश में हो सकता है। जैसे उत्तरी बिहार में बाढ़ आता है तो हो सकता है कि वो लोग जो है आपका चले आए गंगा के इस पार, पटना, बिहार, हिसुआ, श्री रामपुर में, या जो है विदेश चले जाए। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है, यानी कि एक राज्य से, जैसे बिहार से आसाम, आसाम से झारखंड, झारखंड से महाराष्ट्र चले जाइए तो इससे जनसंख्या में तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर देता है। जैसे कि सब लोग जो है कमाने के लिए दिल्ली चले तो दिल्ली में जनसंख्या घनत्व बेतहाशा बढ़ गया। उसी प्रकार मुंबई में भी बढ़ा हुआ है, कोलकाता में बढ़ा हुआ है। जनसंख्या वितरण एवं उसके अंगों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर आंतरिक प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर हो रहा है। हाँ, ऐसा देखा गया, ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है अधिक से अधिक जो है शहरों की तरफ आ रहे हैं, शहर में मकान बना रहे हैं, शहर में ही रहना सहना हो रहा है। रोजगार भी चूँकि शहर में है, हेल्थ सेवा भी शहर में है। इसके कारण ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर हो रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावित होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों एवं बेरोजगारों की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का कर्षण पुल, यानी कि नगर की तरफ एक खिंचाव है। कर्षण का उल्टा हो गया विकर्षण, अपकर्षण, यानी इससे दूरी। कर्षण पुल प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नागरिक एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1991 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2001 में बढ़कर 27.78% हो गई। एक दशक के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या में 23 से बढ़कर 35 हो गई है। हाँ, इसी के साथ मैं पाठ को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। हेलो श्री रामपुर हाई स्कूल के बच्चे, आप कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे। मैं आपके हाई स्कूल का इकलौता शिक्षक आज फिर आपके सामने ऑनलाइन हाजिर हूं और कल वाले अध्याय 6 को लेकर, जिसका शीर्षक है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। कल मैंने बतलाया था कि किसी भी देश के विकास के लिए
दो बातों पर वह देश निर्भर करता है, एक प्राकृतिक संसाधन और दूसरा जो है मानवीय संसाधन। और रियल में देखा जाए तो सबसे बड़ा मानवीय संसाधन ही है। मानवीय संसाधन अर्थात वहाँ के लोग या जनसंख्या। और भारत में जनसंख्या विस्फोट बेतहाशा है, बहुत तेज़ी से हमारी आबादी बढ़ रही है। और हम इस अध्याय में 3 चीज़ों को पढ़ेंगे। पहला, जनसंख्या का आकार एवं वितरण। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। थर्ड जो है जनसंख्या के गुण या विशेषता। और आपको जनसंख्या का वितरण के बारे में पढ़ाया जा चुका है कि मैदानी इलाकों में बहुत अधिक जनसंख्या है, जबकि विरल और पहाड़ी इलाकों में जनसंख्या कम है। और आपको ये भी बतलाया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है और सेकंड में आता है महाराष्ट्र और थर्ड में हमारा स्टेट बिहार है। और इसके विपरीत हिमालय क्षेत्र सिक्किम में जनसंख्या बहुत सबसे कम है, सिक्किम की जनसंख्या, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र है और विरल इलाका है, यहाँ रहना बहुत कठिन है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और जनसंख्या के घनत्व की चर्चा करेंगे। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य भूमि के प्रति इकाई पर अधिवासित होने वाली जनसंख्या है। यानी जनसंख्या घनत्व को हम मापेंगे कैसे? जैसे अब पेट्रोल को हम लीटर में मापते हैं, चावल को केजी में नापते हैं, उसी प्रकार जनसंख्या घनत्व को नापने के लिए भी एक फॉर्मूला है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसे ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे कि ये वर्ग हो गया, ये देखिए आप, ये यहाँ से भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर। अब इसके बीच में जितने भी लोग रह रहे हैं वही जो है जनसंख्या घनत्व है। जैसे भारत में 2001 के अनुसार 325 लोग इसके बीच में रहते थे। 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 325 लोग रहते थे। जैसे मान लीजिए आपका क्लासरूम है, ये 1 वर्ग किलोमीटर है। अब जो है 2001 में यहाँ 325 रहते थे, तो कहा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व 325 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन 2011 जनगणना के अनुसार 382 लोग रह रहे हैं। तो भारत की औसत जनसंख्या घनत्व 2001 के अनुसार ही हम पढ़ेंगे, सिलेबस में यही है। 325 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में रहा करते थे। कितना? 325 व्यक्ति। मैदानी राज्यों में 325 से बहुत अधिक होता था और तटीय राज्यों में भी, जहां समुद्र के किनारे वाले राज्य में भी जो है ये 325 से ज़्यादा घनत्व था। लेकिन पर्वतीय राज्य, पर्वत है, पठार है, ये सब जगह 325 से कम होती थी। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में सर्वाधिक घनत्व पश्चिम बंगाल का है। यहाँ जनसंख्या घनत्व बेहद अधिक है। यहाँ भारत में औसत देख रहे हैं आप 325 है, लेकिन बंगाल में इसी जगह पर इतने ही एरिया में 904 लोग रहते हैं। इसके बाद हमारे बिहार में भी बहुत अधिक है, 881 लोग रहते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है केरल, जहाँ 819 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जहाँ मात्र 13 व्यक्ति ही 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। आप जो अनुमान लगा लीजिए, बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर में 881 और वहीं जो है अरुणाचल प्रदेश में मात्र 13। तो कितना का अंतर है, देख रहे हैं कितना असमानता है भारत में जनसंख्या घनत्व में। कहीं बहुत अधिक लोग रह रहे हैं, कहीं बहुत कम लोग रह रहे हैं। अब जो है अगर हम तो इसमें राज्य को शामिल किया गया था, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लीजिएगा तो उस अनुसार जो है पश्चिम बंगाल से भी अधिक जनसंख्या घनत्व जो है दिल्ली, जो केंद्र शासित राज्य है, वहाँ है। वहाँ तो 9340 लोग रहते हैं वहाँ 1 वर्ग किलोमीटर में।
लेकिन सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का ही है, जो 13 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। और केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का घनत्व मात्र 34 व्यक्ति है। जनसंख्या वृद्धि दर तीव्र होने के कारण भारत के औसत घनत्व में भी तेजी से वृद्धि हुई है। और यह 1901 ईस्वी में 37 व्यक्ति, देखिए जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ा है कि 1901 में जहां 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र कितना व्यक्ति रहते थे, 37 व्यक्ति रहते थे, लेकिन 2001 आते आते ये संख्या बढ़कर 1 वर्ग किलोमीटर में 325 व्यक्ति हो गए। इतना आबादी बढ़ गया। अब आइए पढ़ें सेकंड, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अब किसे कहते हैं भाई? तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समान अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। हाँ, मान लीजिए इसको 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष किसी में भी गिना जा सकता है। यहाँ माना जाता है 10 वर्षों में। जैसे पिछले 10 वर्ष में मान लिया भारत की आबादी 1 अरब थी और जो है अब आकर के 1.5 अरब हो गई, तो इसे ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या वृद्धि को हम 2 तरीके से दिखाते हैं। एक जो है सापेक्ष वृद्धि, दूसरा जो है प्रतिवर्ष होने वाले प्रतिशत वृद्धि। यानी एक हम दिखा सकते हैं डायरेक्ट कि 1 करोड़ था और 1 अरब था और 1 अरब 50 करोड़ हो गया, तो डायरेक्ट समझ में आया कि ये जो है 50 करोड़ बढ़ा। दूसरे रूप में हम प्रतिशत में भी दिखा सकते हैं कि भारत में कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है जनसंख्या में। प्रत्येक वर्ष या 1 दशक में, हर साल या 1 दशक यानी 10 साल में बढ़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। इससे ही हम जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जैसे 1901 में जो जनसंख्या थी वो 2001 में क्या थी, दोनों को हम जो है घटाएंगे। 1991 की जनसंख्या से 2001 की जनसंख्या को हम घटाएंगे, जो हमारे पास प्राप्त होगा आंसर, उसे हम निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि का दूसरा पहलू प्रतिवर्ष प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे प्रतिवर्ष प्रतिशत वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है। इसे वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। वार्षिक वृद्धि दर किसे कहेंगे? मान लिया कि उस प्रतिशत में निकाला जाता। प्रतिशत मतलब प्रति 100 पर। अगर 100 व्यक्ति में 2 व्यक्ति का वृद्धि हो गया, 3 व्यक्ति का वृद्धि हो गया, 100 पर ही निकाला गया वृद्धि दर को हम वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। भारत की आबादी 1951 में 3,610 लाख थी। ये देखिए लाख में दिखाया जा रहा है, इसको हम जो है करोड़ में भी आप बदल सकते हैं। 1951 में 3,610 लाख थी और 2001 में जाकर के ये 10,280 लाख हो गई। सिर्फ 1921 में जो है हमारी जनसंख्या घट गई थी, बाकी हर समय भारत की जनसंख्या बढ़ते ही जा रहा है। अब देखिए एक सारणी है, इसमें देखिए दिखाया गया है कि कैसे कैसे जनसंख्या बढ़ रहा है। 1951 में कुल जनसंख्या 361 लाख, 1961 में बढ़ गया 439 लाख, 1971 में 548 लाख, तो 1981 में 600, 1991 में 846, तो 2001 में सीधे 1028 लाख हो गया जा कर के। और 1 दशक में सापेक्ष वृद्धि दर यानी डायरेक्ट जनसंख्या कितना बढ़ा ये दिखा रहा है यहाँ, यानी कि जनसंख्या में कितना वृद्धि हो। ये तो दिखाया 1951 में इतना था, 61 में इतना था, 71 में इतना था, लेकिन बढ़ा कितना? 1951 में 42 लाख बढ़ गया, 61 में 78 लाख, 71 में 108 लाख,
अब आपको ये अंकों से ज़्यादा समझ में आएगा, ये प्रतिशत वृद्धि दर ज़्यादा समझ में आता है। सापेक्ष और प्रति